हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम टू स्टेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर वैक्सीन रोल आउट, मेंटेन फर्टिलिटी रेट बिलो 1%। तो अब वैक्सीन रोल आउट होने वाली है, तो कैसे कैसे प्रोवाइड करानी, कैसे इम्यूनाइजेशन ड्राइव होगा, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स के साथ मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो हम देख लेते हैं क्या क्या बात हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स को अर्ज किया है कि आप डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म बिल्ड करें, ब्लॉक लेवल तक टास्क फोर्सेस बनाए ताकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके वैक्सीन का, जैसे ही नेक्स्ट ईयर से वैक्सीन रोल आउट होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने स्टेट्स को अर्ज किया कि आप अपना अपना इंडिविजुअल प्लान्स दें कि कंट्रीज़ की लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव कैसी होनी चाहिए। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आप तब तक कोशिश करें कि पॉजिटिविटी रेट अंडर 5% होना चाहिए और फेटेलिटी रेट अंडर 1% तक रहना चाहिए। तो ये आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है कि हमें वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो डेयरी सेक्टर के अंदर कुछ कोल्ड स्टोरेज है वो यूज़ में आ सकते हैं। वो कोल्ड चेन कैसे यूज़ में आ सकते हैं तो हम देखते हैं। जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके पास ऑलमोस्ट 8 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के लिए कोल्ड स्टोरेज रखती है। The process involves collection of semen from elite bulls in 56 bull stations, which is frozen in vials or straws and transported in liquid nitrogen containers to dairy farmers across the country. तो artificial insemination के लिए ये बुल का सीमन रखते हैं, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे कोल्ड स्टोरेज हम वैक्सीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कोल्ड चेन इज इट्स रिलायबिलिटी, ensuring viability of the sperms from the point of semen extraction to insemination into a female bovine। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज ये रिलायबल भी हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये बहुत ही रिलायबल होते हैं। तो ये माना जा सकता है वैक्सीन के लिए भी उतने ही रिलायबल रहेंगे। तो ये कोल्ड चेन यूज़ कर सकते हैं हम वैक्सीन के ट्रांसफ़र के लिए एट द विलेज लेवल तक। अब यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, हमने अभी चाइना की और ऐप्स बैन कर दी। तो टोटल चाइना की 220 मोबाइल ऐप्स बैन हो चुकी हैं। विद द लेटेस्ट ऑर्डर इंडिया हैज़ बैंड अ टोटल ऑफ 220 मोबाइल ऐप्स विद चाइनीज लिंक्स। तो इस बार जो मेन ऐप्स बैन की गई हैं वो अली एक्सप्रेस बैन की गई है। द लेटेस्ट एक्सरसाइज विच कम्स अमिड इंडिया चाइना टेंशन एट द बॉर्डर सॉ द बैन ऑफ ऑन डिमांड कोरियर सर्विस लाला मूव इंडिया इन एडिशन टू अलीबाबा ग्रुप्स ऑनलाइन रिटेलर सर्विस अली एक्सप्रेस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो और सारी ऐप्स बैन कर दी हैं। यूपी एक लॉ लेकर आए लव जिहाद पर। तो हम देख लेते हैं उस लॉ में क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लॉ क्लियर किया है। इसमें यह है कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स एंड इंटरफेथ मैरिजेस विद द सोल इंटेंशन ऑफ चेंजिंग अ गर्ल्स रिलीजन, उसके लिए आपको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समीपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। तो किसी भी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर उसका सोल इंटेंशन ये होगा कि वो सिर्फ गर्ल के रिलीजन को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये प्रूव हो जाए कि कन्वर्जन फोर्सिबली हुआ है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो लव जिहाद पे एक लॉ आया था यूपी में, ये हमने देख लिया। आपको मैं बहुत दिनों से इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा रही थी कि एक स्कॉलरशिप स्कैम हो रहा है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम, जो कि झारखंड वगैरह में हुआ था। तो उसको डील करने के लिए नेक्स्ट ईयर ऐसा स्कैम ना हो तो उसके लिए क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डाउटफुल और सस्पिशियस इंस्टीट्यूशंस। पहले आप डाउटफुल और सस्पिशियस इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बनाओ। फिर एक फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करो, रैंडम चेक्स करो, ऑडिट्स करो किसी भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करो किसी भी स्कूल को आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए। तो इससे फ्रॉड कम हो सकते हैं, इससे हम फ्रॉड को चेक कर सकते हैं। तो ये आप कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन आए कि इस फ्रॉड को कैसे रोक सकते हैं या फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं इससे। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब आज 2 आर्टिकल्स भी पढ़ने हमें। यहाँ पर यह है कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में लिखने के लिए है कि इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन कैसा है, तो हम ये लिख सकते हैं उनका कॉपरेशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया अफगानिस्तान का। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू अफगानिस्तान फ्यूचर्स। तो अभी हम तालिबान में 150 प्रोजेक्ट्स हमने इंडिया ने अनाउंस किए $80 बिलियन के, जो कि अबाउट ₹592 करोड़ का होगा। न्यू दिल्ली ने यह भी प्रपोज किया कि हम एक डैम बनाएंगे जो कि 2 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ काबुल को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। अभी तक इंडिया वहाँ पे तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता था और वो तालिबान से किसी भी बात में भी वो नहीं था कि हम तालिबान के थ्रू बात नहीं करना चाहते थे कोई भी। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया का स्टैंड चेंज हो रहा है। वाइल इंडिया डिड नॉट इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग द तालिबान ईयर्स फ्रॉम 1996 टू 2001। तो 1996 से लेकर 2001 तक जब वहाँ पे तालिबान रूल कर रहा था तो हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था अफगानिस्तान में। और जो भी अफगानिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो हमने 2002 के बाद किया है, जिसमें हमने लगभग $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, 2200 करोड़ का, जिसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन किया अफगानिस्तान का।
तालिबान ईयर्स फ्रॉम 1996 टू 2001, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि फ्यूचर में जैसे जैसे अमेरिका वहाँ से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है तो तालिबान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, डोमिनेंट रोल, लेकिन उसके बाद भी हम वहाँ पे अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने स्टैंड में कुछ चेंजेस लाए हैं। इज बीइंग सीन एज अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, तो हमने पास्ट से डिपार्ट कर लिया, अब हम तालिबान के अंडर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इट सिग्नल्स दैट इंडिया इज फाइनली शेडिंग द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। New Delhi has had a better experience with the Taliban. Now with the return after the US exiting Afghanistan, South Bloc is quickly trying to adapt to the changing circumstances and reach out to the Taliban. हम वहाँ पे क्या बना रहे हैं, शहतूत डैम बना रहे हैं जो कि पानी प्रोवाइड करेगा 2 मिलियन रेसिडेंट्स ऑफ काबुल सिटी को। और ये कहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, ये बिल्ड कर रहे हैं फूले कुमरी ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 2009, जिससे हमने पावर भी प्रोवाइड की थी सिटी को। इंडिया विल ऑल्सो लॉन्च फेज 4 ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में। दिस इज वन ऑफ द इंडियाज रेड लाइन्स इन द वेक ऑफ तालिबान राइज इन अफगानिस्तान एज अ सिख कम्युनिटी हैज फेस्ड अटैक्स एंड हॉस्टिलिटी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और अभी हमने देखा था कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया और अभी सिख कम्युनिटी जो इंडिया की वहाँ पर रहती है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए थे। तो अभी हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में ये लिख सकते हैं ये बात कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब हम तालिबान को भी रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं धीरे धीरे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र टू गिव राशंस एड टू मुंबई सेक्स वर्कर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव फाइनेंशियल एड एंड 5 किलोग्राम राशन टू 5,600 सेक्स वर्कर्स ऑफ मुंबई एवरी मंथ टिल द कोविड-19 पैंडेमिक इज ओवर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 5 किलोग्राम राशन 5600 सेक्स वर्कर्स को देगी। इसके अलावा 5,000 रुपये का हर महीने डीबीटी भी देगी। और इसके अलावा अगर किसी सेक्स वर्कर के ट्रांस बोल दिया मैंने, अगर किसी सेक्स वर्कर के कोई बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो उनको एडिशनल 2500 रुपये मिलेंगे टू सपोर्ट देयर ऑनलाइन एजुकेशन। The SC had directed all states to provide dry ration to sex workers without insisting on proof of identity। तो सितंबर 29 को सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सारे स्टेट्स को ड्राई राशन प्रोवाइड करना सेक्स वर्कर्स को बिना उनकी आइडेंटिटी पूछे। द कोर्ट asked the states to not only provide ration to those sex workers who had approached it but also to reach out more। तो राशन तो बिना आइडेंटिटी के मिल रहा है सेक्स वर्कर्स को, लेकिन उसके अलावा अगर उनको डीबीटी के 5,000 रुपये चाहिए तो उसके लिए उनको बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि सारे सेक्स वर्कर के पास आधार कार्ड नंबर है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो एक ये दिक्कत है इसमें, बाकी ये सब ठीक है, अच्छी बात है कि उनको प्रोवाइड करा जा रहा है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। एक यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ईगाज बोलते हैं इसे। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हिल स्टेट कुमाऊं रीजन। तो यहाँ पर ये बोला गया, फॉलोइंग माइग्रेशन विलेजेस आर गेटिंग डेजर्टेड एंड आई हैव रेज्ड दिस इशू इन पार्लियामेंट एज वेल। इफ पीपल रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड गेट कनेक्टेड टू देयर रूट्स इट मे लीड टू रिवर्स माइग्रेशन। तो ये मानना है कि अगर लोग अपने घर में जाएंगे वापस से कोई फेस्टिवल मनाने तो वो अपने रूट से कनेक्ट होंगे और इससे रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ज़्यादातर पॉपुलेशन बड़ी सिटीज़ में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। तो रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए हम ये कर सकते हैं। फोकलोर के अकॉर्डिंग ये कौन सा फेस्टिवल है, जो न्यूज़ हुई थी राम रिटर्न की कि वो अयोध्या वापस आ गए हैं, वो उत्तराखंड में जो प्रेजेंट है उत्तराखंड है वहाँ पे 11 दिन लेट पहुँची थी, इसलिए ईगास सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली से 11 दिन बाद। ऑब्जेक्टिव यही था अपील का कि लोग ईगास अपने घर पे मनाएं ताकि ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व रहे, हमेशा लोगों को अपने हेरिटेज के बारे में पता रहे, अपने कल्चर के बारे में पता रहे। द एम इज टू गिव अ मैसेज टू माइग्रेंट्स टू रिटर्न होम। मेनी पीपल कम होम ड्यूरिंग दिवाली एंड इफ दे स्टे ऑन दे विल अंडरस्टैंड आवर रिच कल्चर हेरिटेज बेटर। तो ये फोकलोर है ईगास, तो आपको पता हो गया कि ईगास कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है प्रेजेंट डे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज सेड दैट 2 adults आर फ्री टू चूज देयर पार्टनर एंड दैट इज देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस एज टू whom दे वुड लाइक टू लिव विद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि 2 adults फ्री हैं, वो जिसको अपना पार्टनर चूज करना है कर सकते हैं, उसके लिए किसी को राइट नहीं है कि उनके अंदर दखल अंदाजी करें, मे बी द स्टेट, कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो एक ये रूलिंग आई थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कल मैं आपको बहुत दिनों से एक न्यूज़ बता रही हूँ कि जो भी NBFCs जिनका एसेट साइज़ 5,000 करोड़ से ज़्यादा है उनको बैंक में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो इस पर एक आर्टिकल आया है, जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था RBI ने, उसने रिकमेंड किया था अलाउइंग लार्ज कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल हाउसेस टू प्रमोट बैंक्स इन द कंट्री डिस्पाइट मोस्ट एक्सपर्ट्स कॉशनिंग अगेंस्ट सच अ मूव। Well, there can be no argument against the need to usher in greater competition and the need for greater private capital, especially at the current juncture. This recommendation calls for a vigorous and open debate on the issue of corporate ownership of banks before implementation. तो ये कहा गया है कि ज़रूरत तो है मार्केट में, अभी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़रूरत है, क्रेडिट ग्रो हो, प्राइवेट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और अभी करंट जंक्शन है जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक है, तो इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए हमें बैंक्स की ज़रूरत है और ज़्यादा लेंडिंग उसकी भी ज़रूरत है। तो ये रिकमेंडेशन जो आया है कि हम
NBFCs को बैंक्स में कन्वर्ट करें, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें क्या क्या डिबेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कल मैंने बताया था आपको कनेक्टेड लेंडिंग हो सकती है। कनेक्टेड लेंडिंग क्या होगी, जिससे जो डिपॉजिटर्स का मनी है, जो कॉर्पोरेट प्रमोटर्स है वो उसको अपने लिए ही यूज़ करने लगेंगे, वेयर इन डिपॉजिटर्स मनी कुड ईजिली फाइंड इट्स वे इनटू द किटी ऑफ द कॉर्पोरेट प्रमोटर्स एंड द कनेक्टेड बिजनेसेस हाइटेंड सिस्टेमिक रिस्क। तो वो प्रोमोटर्स क्या करेंगे, वो अपने ही किसी और दूसरे बिजनेस में जो डिपॉजिटर्स के थ्रू पैसा आएगा वो लगाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, सिस्टेमिक रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसे एक ही क्लाउड में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ही पॉलिटिकल, एक ही इकोनॉमिक क्लाउड के पास बहुत ही कम इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास वो सारे पैसे चले जाएंगे। इट विल बी डिफिकल्ट टू रिंग फेंस द नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोमोटर्स विद दैट ऑफ द बैंक। अगर किसी प्रोमोटर ने कोई बैंक खोला है तो जो उसके प्रोमोटर के अपने बिजनेसेस नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको बिल्कुल अलग रखना और बैंक को बिल्कुल अलग रखना। तो आप ऐसे एयर टाइट बॉक्सेस में कंपार्ट नहीं कर सकते कि वो इधर के पैसे इधर नहीं लगाएगा, वो इधर के पैसे उधर नहीं लगाएगा। तो कनेक्टेड लैंडिंग तो होगी। देयर इज ऑल्सो द फियर ऑफ द मोर पॉलिटिकली कनेक्टेड बिजनेस हाउसेज ऑब्टेनिंग दीज लाइसेंसिंग। और ये भी फियर है कि जो ज़्यादातर पॉलिटिकली कनेक्टेड बिजनेस हाउसेज है उनको पहले लाइसेंस मिलेंगे बैंक खोलने के। एंड कमिंग एट अ टाइम व्हेन मेनी लार्ज कॉर्पोरेट्स आर कंसोलिडेटिंग द पोजीशन इन सेक्टर आफ्टर सेक्टर अलाउइंग बिगर मस्कुलर एंड वेल कनेक्टेड बिजनेस हाउसेज एंट्री इनटू बैंकिंग कुड लीड टू फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये जो मैंने आपको बात बताई कि एक ही इकोनॉमिक क्लाउड में पैसे आ जाएंगे सारे और उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो यही वाली बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर आ जाएगा। While there is a strong case for liberalizing entry into the banking sector and to encourage the creation of big private banks capable of meeting the financing needs of the economy, a system of stringent checks and balances will need to be put in place. तो ऑथर का कहना है ठीक है आप बैंकिंग सेक्टर में लिबरलाइज कर रहे हो एंट्री, आप ठीक है करो, लेकिन उसके पहले आप स्ट्रिंजेंट चेक्स और बैलेंस लगाओ, तभी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखना है कि रेगुलेटरी सुपरवाइजर के बाद भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम हुआ था, IL&FS का कोलैप्स हुआ, नीरव मोदी स्कैम हुआ। तो हमें बहुत सुपरविजन की जरूरत है, वरना फिर ये स्कैम होते रहेंगे। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे द इंडिविजुअल पैंडेमिक। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस वगैरह पर किया गया है कि एक पैंडेमिक के साथ एक दूसरा पैंडेमिक कैसे आ गया। तो UN सेक्रेटरी जनरल ने इसके लिए टर्म यूज़ किया शैडो पैंडेमिक। हमने देखा नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने भी इसके बारे में बताया कि कैसे कोविड-19 के टाइम में वायलेंस के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गए और हमें इसका अंदाज़ा भी था कि स्पाइक हो जाएंगे, लेकिन हमने उसके लिए भी कोई सोशल कवर नहीं अरेंज किया। विमेन एंड जेंडर एंड सेक्शुअल माइनॉरिटीज वर कन्फाइंड इंडोर्स विद देयर अब्यूसेस एंड इवन मेकिंग अ कॉल स्टेपिंग आउट फॉर शेल्टर वर लाइकली टू बी वेरी चैलेंजिंग। जब हमें पता है लॉकडाउन में जो विमेन है वो अपने अब्यूसेस के साथ ही रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है जो विमेन के अब्यूसेस होते हैं वो मोस्टली किथ और किनी होते हैं, उनके जानने वाले ही होते हैं। तो ऐसे में तो ये नहीं था, तो हमें इसका अंदाजा भी था, पर हमने इसके सोशल कवर के लिए कुछ नहीं किया। बट व्हेन द पैंडेमिक हिट होल सोसाइटीज टुक कवर विद जीरो सोशल प्रोटेक्शन इन प्लेस ट्रिगरिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टू इक्वल द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो हमने उतनी ही बड़ी कोविड-19 के बराबर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दी होल सोसाइटी के लिए। जब हमने लॉकडाउन किया तो उससे जेंडर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ऑथर का कहना है कि जब भी वायलेंस हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते वायलेंस को एयर टाइट बॉक्सेस में कि बस एक ही वायलेंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, कस्टोडियल रेप, तो बहुत सारे तरीके के वायलेंस होते हैं। वायलेंस सिर्फ एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है ये डिस्क्राइब करने के लिए टू कम्युनिकेट पावर प्ले, कि इनइक्वालिटीज़ की वजह से जो पावर प्ले होता है बस उसको डिफाइन करने की एक वर्ड है वायलेंस। As such, different kinds and context of violence lie on a spectrum which is defined by inequality. For example, एक ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वायलेंस का, वो होता है प्रोलिफरेटिंग ब्रूटलाइजेशन का बढ़ना। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल वायलेंस है जो सोसाइटी में ही वायलेंस है। फॉर एग्जांपल डीप सीटेड इनइक्वालिटीज़, जैसे पुलिस है, ठीक है, पुलिस वायलेंस करती है लोगों पर, तो ये स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है पुलिस को अपना कोर्सिव फोर्स दिखाने के लिए। तो ये भी एक तरीके का वायलेंस है, पर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमें लगता है ठीक है, पर ये नहीं होना चाहिए। दोज हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग आउट द स्टेट कोर्सिव ऑर्डर इंटरनलाइज दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है कि हमारे पास ये राइट है ये वायलेंस करने का। When the constable who is rewarded for brutality with under trials gone home, the only language he has mastered is that of coercive force. ऐसे जो चाइल्ड होता है वो रोज वायलेंस झेलता है, डेली वायलेंस, और वो सोचता है कि यही नॉर्मल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन है, पर ऐसा नहीं होता। द मेल चाइल्ड, ऐसे घर में जो मेल चाइल्ड होते हैं वो सारी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं, उन्हें लगता है दे आर इंटाइटल्ड टू डू दिस, पर ऐसा नहीं होता। ऑथर का कहना है कि ये सारे वायलेंस हमारे अंदर इतने ज़्यादा रिडन हो गए कि हमें लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, पर ये सब भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस ही है। रिमेंबर दैट द लॉकडाउन मेड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इंक्लूडिंग अबॉर्शन वेरी डिफिकल्ट। लॉकडाउन की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर बहुत कम हो गई, अबॉर्शंस बहुत डिफिकल्ट हो गए। द TDM ऑफ लॉकडाउन इज द न्यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिटल रेप। अब लॉकडाउन की वजह से मैरिटल रेप भी बढ़ गए, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन थी कि इनकम नहीं आ रही, इनकम सर्टेनिटी, फिर उसके लिए मैरिटल रेप एक जस्टिफिकेशन हो गया।
और क्या क्या दिक्कतें हैं? एज द स्ट्रीट्स एम्प्टीड आउट, हाउ मेनी women selling vegetables or tea allowed to work a few hours a day were made more vulnerable to harassment by passers-by और पुलिस। अब जो भी औरतें थी, अभी स्ट्रीट्स पूरी खाली थी, जो औरतें सब्जी या फिर चाय वगैरह बेचती थी वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल होती, या तो उनके बाईपासेस हैरेसमेंट करते थे या तो पुलिस हैरेसमेंट करती थी। तो ये सभी वायलेंस का ही एक टाइप होते हैं। Far from shadowy or surprising, sexual and gender-based violence was the most predictable consequence of the lockdown. Systematic creation of a support infrastructure, bystander intervention awareness, and gender violence sensitization of the police and administration, especially for crisis context, would have mitigated the epidemic of violence. But the truth is simply we do not care enough. तो ऑथर ने बोला हमें पता था ये बहुत प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस था लॉकडाउन की, कैसा होने वाला, तो हम उसके लिए क्या कर सकते थे? हम एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ईजी एक्सेस हेल्पलाइन बना सकते थे, शेल्टर्स प्रोवाइड कर सकते थे सारे कल्चर्स के साथ, बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कर सकते थे, जेंडर वायलेंस सेंसिटाइजेशन कर सकते थे पुलिस वालों का, एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली फॉर क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हम ऐसा दिखता है बट वी सिंपली डू नॉट केयर इनफ अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब नेक्स्ट, तमिलनाडु पुडुचेरी ब्रेस फॉर साइक्लोन निवार। तो अब साइक्लोन निवार अब हिट करेगा तमिलनाडु पुडुचेरी को, तो लैंडफॉल आ जाएगा। तो फिर अब हम कल ये न्यूज़ आएगी कि इससे कितना नुकसान हुआ तो हम देखेंगे। हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि उन लोगों को बस वहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, कॉर्पोरेट एज बैंक्स की इशूज़। अब जो कॉर्पोरेट को बैंक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं। इसमें थोड़ी बैंक की हिस्ट्री भी बताई गई कि पहले बैंकिंग सिस्टम कैसे कैसे हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ। बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भी बहुत चेंज हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। पहले बैंक्स प्राइवेट सेक्टर ओन करते थे और ज़्यादातर रिसोर्सेज कुछ ही बिजनेस फैमिलीज़ के पास थे, लेकिन बैंक क्रेडिट ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, सब बैंक से उधार ले सकें, सब बैंक से लोन ले सकें, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए क्रेडिट फ्लो प्रायोरिटी सेक्टर्स तक जाए, उसके लिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। और 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर जब 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद प्राइवेट बैंक्स पिक्चर में आना शुरू हो गए, और प्राइवेट बैंक से आने की वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ा, ज़्यादा लोगों को क्रेडिट मिलने लग गया। लेकिन उसके बाद भी 3 decades ऑफ रैपिड ग्रोथ के बाद भी जो बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स इन इंडिया स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 70% ऑफ द GDP। द टोटल बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स इन इंडिया स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 70% ऑफ द GDP, विच इज मच लेस कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स सच एज चाइना वेयर दिस रेशियो इज क्लोजर टू 175%। तो टोटल बैलेंस शीट जो बैंक्स की इंडिया की वो 70% से कम GDP को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन चाइना में ये रेशियो 175% है। डोमेस्टिक बैंक क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर इज जस्ट 50% ऑफ GDP। तो डोमेस्टिक बैंक का क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को जस्ट 50% ऑफ GDP, लेकिन आप चाइना, जापान, US को देखो तो 150% है। इन अदर वर्ड्स, इंडियाज बैंकिंग सिस्टम हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू मीट द क्रेडिट डिमांड्स ऑफ ए ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो हो रही है उस रेट से इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। ग्लोबल बैंक्स में हमारा सिर्फ एक बैंक है, वो भी SBI आता है शायद 55 नंबर पे, तो 100 बैंक्स में सिर्फ हमारा एक बैंक है क्लियरली। अब इंडिया के चार्ट में हमें ये शो दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स आर नॉट ओनली मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बट ऑल्सो हैव मोर रिस्क एपेटाइट। अगर आपने लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें कंपैरिजन किया गया था प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल और पब्लिक बैंक्स उतने प्रॉफिटेबल नहीं है। और ये हम चार्ट में भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे पब्लिक बैंक जो हैं उनका शेयर कम होता जा रहा है और प्राइवेट बैंक का शेयर बढ़ता जा रहा है। ये आप इसमें देख सकते हैं चार्ट 2 और 3 में। बैंक ग्रुप वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिपॉजिट धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर बैंक से कम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। मोर स्पेसिफिकली द मेन कंसर्न इज अलाउइंग लार्ज कॉर्पोरेट्स, सॉरी कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे। वाई इज द रिकमेंडेशन टू अलाउ लार्ज कॉर्पोरेट्स टू फ्लोट देयर ओन बैंक्स बीइंग क्रिटिसाइज। तो क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर हम NBFCs को बैंक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक तो कनेक्टेड लैंडिंग की बात बताई, तो कनेक्टेड लैंडिंग की बात क्या है? The main concern is allowing large corporates, that is business houses having total assets of rupees 5,000 crore or more with a non-financial business of the total for more than 40%। तो इससे क्या होगा? कनेक्टेड लैंडिंग होगी। अब कनेक्टेड लैंडिंग है क्या? कनेक्टेड लैंडिंग रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द प्रोमोटर ऑफ अ बैंक इज ऑल्सो अ बोरोवर, मतलब जिसका बैंक है वो बोरोवर भी है, एंड एज सच इट इज पॉसिबल फॉर अ प्रोमोटर टू चैनल द डिपॉजिटर्स मनी इनटू देयर ओन वेंचर्स। तो वो क्या करेगा? जो डिपॉजिटर्स का मनी वो अपने वेंचर्स में यूज करेगा, सिंपल सी बात है, इसी को कनेक्टेड लैंडिंग बोलते हैं, सो इजी। अब एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ये होता है कि मैंने कोई लोन लिया है और मैं उस लोन को वापस करने के लिए एक और लोन ले रही हूँ, तो मैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करूँ। एक लोन को चुकाने के लिए मैं दूसरा लोन ले रही हूँ। The so-called evergreening of loans, where one loan after another is extended to enable the borrower to pay back the previous one, is often the starting point of such lending। आगे हम चलते हैं और क्या क्या पॉइंट्स ऑथर ने उठाए हैं।
देन वाई रिकमेंड, तो ऑथर ने बोला कि अगर इतनी दिक्कत है तो फिर क्यों ऐसे रिकमेंड किया जा रहा है कि हमें ये करना चाहिए। लार्ज कॉर्पोरेट्स विद डीप पॉकेट्स आर द वंस विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फंड इंडिया फ्यूचर ग्रोथ। अब इंडिया की ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है उस हिसाब से क्रेडिट तो बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास ही इतना पैसा है कि वो क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएँ इस ग्रोइंग इकोनॉमी को, इसलिए हमें ये करना पड़ा, ये स्टेप उठाना पड़ा। ऑफकोर्स चूजिंग दिस ऑप्शन इज नॉट विदाउट सीरियस रिस्क, तो ऑथर ने बोला इसमें रिस्क तो है पर अब ये ऑप्शन ही चूज करना हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, क्योंकि कोविड क्राइसिस हो रखी है तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज वैसे भी स्ट्रेंड है। तो और बाकी जो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके पास एनपीए बहुत है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो एनपीए बहुत ही ज़्यादा है। अब ये ऑथर ने नेक्स्ट आर्टिकल है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन क्यों ज़्यादा अच्छी है मॉडर्न और फाइजर के अकॉर्डिंग, जबकि उनका एफिकेसी रेट ज़्यादा है फाइजर और मॉडर्ना का। तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड का 70% ओवरऑल एफिकेसी रेट है, लेकिन तब भी वो ज़्यादा अच्छी साबित होगी। क्यों? पहली था हाफ डोज बूस्ट। कल मैंने आपको बताया था 2 फुल डोजेज अगर दी जाएंगी तो 62% इफेक्टिव है पार्टिसिपेंट्स हु रिसीव, लेकिन जिन्होंने लोअर अमाउंट रिसीव किया इन द फर्स्ट डोज और फुल अमाउंट दूसरे में, तो वो 90% ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो पेशेंट्स 90% लेस लाइकली हैं कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप करने के लिए। अभी इनके रीजंस नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, पर ऐसा है। तो एक गुड न्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको कम डोजेस की जरूरत पड़ेगी एज द मैन्युफैक्चरर्स विल हैव मोर डोजेज अवेलेबल, क्योंकि अब पॉपुलेशन को कम डोज देनी पड़ेगी। और ओवरऑल एफिशिएंसी रेट अगर दोनों का मिला ले जाओ तो 70.4% तो है ही। अब ये वाइडर एफिकेसी क्यों है इसकी? The Oxford AstraZeneca vaccine from the preliminary results shows that it works across all age groups. ये सारे एज ग्रुप्स के लिए काम करती है। Plus, there's a really interesting hint in the preliminary data that the regimen is also able to reduce asymptomatic infection. तो ये asymptomatic infection को भी कम करती है। तो एक दूसरा पॉइंट इसका है जो कि बहुत अच्छा है। तीसरा इसका क्या पॉइंट अच्छा है कि इसकी स्टोरेज बहुत ईजी है, जो कि मैंने आपको बताया था फाइजर के लिए आपको -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, मॉडर्ना के लिए -20 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर चाहिए था। तो इतने कोल्ड स्टोरेज होना डेवलपिंग कंट्रीज में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज में इतना अच्छा कोल्ड स्टोरेज हो। द वैक्सीन कैन बी ट्रांसपोर्टेड अंडर नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर्स ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो नॉर्मल फ्रिज का टेम्परेचर हो तो उस पर ये प्रिजर्व हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फाइजर उसके लिए तो थर्मल शिपर्स चाहिए, क्योंकि उसके लिए -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। और वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज और रूरल एरियाज में आपको वैक्सीन पहुंचानी, वहाँ तो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बहुत ही वीक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो मच चीपर है, विच हैज़ प्लेज्ड इट वोंट मेक अ प्रॉफिट ऑन द वैक्सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और उन्होंने ये भी बोला है कि अपना प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गवी, और उन्होंने इसकी कॉस्ट 2.50 डोज रखी है। और जबकि फाइजर की कॉस्ट $20 है और मॉडर्ना की वैक्सीन की कॉस्ट $25 है। इसके अलावा ये वैक्सीन इंडिया में भी बन रही है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, पुणे बेस्ड कंपनी, और उसने इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी, जो कि एक वेरियंट है AZD1222 का। ऑथर ने बोला है कि ये वैक्सीन का रिजल्ट जो आया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का, वो रशिया के लिए भी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि रशिया ने भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो AZD1222 ने की। इसके अलावा फाइजर और मॉडर्ना जो वैक्सीन यूज़ की थी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, वो mRNA टेक्नोलॉजी होती है, मैसेंजर RNA। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वाई सेटलमेंट ऑफ ब्रू ट्राइबल्स हैज़ ट्रिगर्ड वायलेंट प्रोटेस्ट इन त्रिपुरा। अब हम ब्रू ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभी इन ब्रू ट्राइबल्स को त्रिपुरा में सेटल करने की बात की गई थी कि हम त्रिपुरा में सेटल कर रहे हैं। ये मिजोरम से त्रिपुरा आ गए थे, तो फ्ली हो गए थे मिजोरम से त्रिपुरा तक। अब ये इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं कि इनको यहाँ पे नहीं सेटल करना चाहिए, इससे लोकल कल्चर को खतरा है कि दूसरे लोग आ रहे हैं। अब प्रोटेस्ट किया 1997 में लगभग 37,000 पीपल जो कि ब्रू हैं, इनको रियांग भी बोलते हैं। एक बार इनका सेंसस में नाम गलत हो गया था, रियांग हो गया था, तब से इनको दोनों नाम से रेफर करते हैं, ब्रू और रियांग। ये दिस ट्राइब फ्लेड टू त्रिपुरा फ्रॉम मिजोरम। ये मिजोरम से त्रिपुरा फ्लेड हो गई थी एथनिक क्लैशेस की वजह से। सिंस देन उसमें से 5,000 लोग तो वापस मिजोरम चले गए, वेल 30,000 रिमेन इन कैंप्स इन त्रिपुरा, जबकि 32,000 त्रिपुरा में ही रहे। इन जनवरी दिस ईयर एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द सेंटर, द 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ब्रू रिप्रेजेंटेटिव्स टू अलाउ द रिमेनिंग 32,000 टू परमानेंटली सेटल इन द स्टेट। तो अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो 32,000 ब्रू रेफ्यूजीज हैं इनको हम त्रिपुरा में सेटल कर देते हैं। इसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगे। दिस लेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम बंगाली एंड मीजो ग्रुप्स इन त्रिपुरा। दे क्लेम दैट सेटलिंग थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स परमानेंटली इन कंचनपुर सब डिवीजन ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वुड लीड टू डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। उनका मानना ये है कि इससे इम्बैलेंस हो जाएगा। अब ब्रूज हैं क्या? दे आर अ कम्युनिटी इंडिजीनियस टू द नॉर्थ ईस्ट। ये कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट के लिए इंडिजीनियस है, लिविंग कहाँ रहते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, असम। और त्रिपुरा में रिकॉग्नाइज्ड एज अ PVTG। In Mizoram, they were targeted by ethnic organizations who demanded that Bruce be excluded from electoral rolls. मिजोरम में इसको टारगेट किया गया था, ये कह के कि इनको इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अब इनसे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ के मीज़ो में एक ग्रुप है, जॉइंट मूवमेंट कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रहा है।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने इनके लिए एक प्लान भी रखा है, रीसेटलमेंट प्लान। अंडर द एग्रीमेंट द सेंटर हैज अनाउंस द स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद फंडिंग ऑफ ₹600 करोड़। ईच रीसेटल्ड फैमिली को मिलेगा 0.03 एकर्स लैंड अपना घर बनाने के लिए, 1.5 लाख एक हाउसिंग असिस्टेंस की तरह, एंड ₹4 लाख इज वन टाइम कैश बेनिफिट फॉर सस्टेनेंस, जिसके लिए मंथली अलाउंस भी मिलेगा, 5,000 रुपये फ्री राशन भी दिया जाएगा 2 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ रीसेटलमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने एक रीसेटलमेंट प्लान भी बनाया है कि उनको हाउस असिस्टेंस देंगे कि वो अपना घर वगैरह बना सकें। अब चाइना ने अपना मिशन शैंगे 5 लॉन्च कर दिया है, तो अब चाइना ये 3rd कंट्री हो जाएगा अगर उसका ये मिशन सक्सेसफुल हुआ कि ल्यूनार सैंपल्स लाने के लिए। और इसने किस रॉकेट से लॉन्च किया? द लॉन्ग मार्च 5 चाइनाज लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ एट 4:30 AM बीजिंग टाइम। तो लॉन्ग मार्च 5 ये इसका रॉकेट है। चैंगे 5 मिशन किसके ऊपर नाम किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है एंशिएंट चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून, उसके ऊपर चाइना का ये चैंगे 5 मिशन का नाम रखा गया। ये क्या करेगा? इट विल कलेक्ट ल्यूनार मटेरियल टू हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून्स ओरिजिन्स एंड फॉर्मेशन। तो मून के ऊपर जो मटेरियल उसको लेकर आएगा, ल्यूनार मटेरियल लेकर आएगा, ये हमें हेल्प करेगा कि मून का ओरिजिन कैसे, एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जानने के लिए। अगर ये मिशन कंप्लीट हो जाता है जैसे कि प्लान है, तो चाइना 3rd कंट्री बन जाएगा टू हैव रिट्रीव लूनर सैंपल्स ज्वाइनिंग द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। तो ये प्रोब 23 दिन का टोटल एंटायर मिशन है, तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।